चलो अब सब लोग ध्यान दो। ये आपके फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर। और अच्छी बात है कि सब लोग आ गए हो। फिजिक्स में कहीं से स्कोर करो या ना करो, ये चैप्टर आपको 16 नंबर दिलाएगा। अगर ध्यान से सुनते हो तो 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा आता है नीट के एग्जाम में। हर एक साल गेट से 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ रखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सारे क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर में सबसे पहले आपका कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है और क्या होता है, सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर क्या, तो कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। तो आप लोग जानते हो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन कम होता है और सेमीकंडक्टर में इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है। हाई कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो कंडक्टर का कंडक्टिविटी हाई होता है, इंसुलेटर का कंडक्टिविटी लो होता है और सेमीकंडक्टर का बीच में होता है। आप कंडक्टिविटी याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद करोगे तब भी काम चलेगा, बस जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखो। कंडक्टर में देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो याद रखना, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो कंडक्टिविटी कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है तो कंडक्टिविटी बढ़ता है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है तो याद रखना। एग्जाम्पल में इसका अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इसका पॉजिटिव होता है, इसका निगेटिव होता है और इसका भी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल में आप जानते हैं रबर होता, वुड होता, प्लास्टिक होता, डायमंड होता। और सेमीकंडक्टर में आपका क्या आ जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड, CdS, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इस तीनों में ये याद रखना है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में बीच का होता है। कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होता है, कंडक्टर का होता है। किसका कंडक्टिविटी लो होता है, तो इंसुलेटर का होता है। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है एनर्जी बैंड इन सॉलिड। देखो, कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है तो उसका एनर्जी बैंड होता है। तो एनर्जी बैंड में आपका दो ही चीज आएगा। पहला आएगा आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जो कि आगे आएगा, आ ही गया। देखो वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड क्या होता है, दिस इज लोअर एनर्जी बैंड विच कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनाओगे तो वैलेंस बैंड को हमेशा नीचे रखेंगे। दिस बैंड इज आइदर पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन बट नेवर एम्प्टी, यानी वैलेंस बैंड कभी एम्प्टी नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पार्शियली रूप से यानी कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही। द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड आर नॉट कैपेबल टू टेकिंग पार्ट इन कंडक्शन ऑफ करेंट। मतलब जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कब तक, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ना चला जाए, है ना। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो कंडक्शन बैंड, दिस इज द हायर बैंड कंटेनिंग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। दिस बैंड इज आइदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड, ये खाली हो सकता है या पार्शियली फिल्ड हो सकता है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप। अब ये क्या था, इसके लिए ये डायग्राम है, समझो। ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड है। तो एक बार एग्जाम में पूछा था, वैलेंस बैंड को ऊपर दे दिया था, कंडक्शन बैंड को नीचे दे दिया था। 4 डायग्राम था, तो याद रखना वैलेंस बैंड हमेशा नीचे होता है और कंडक्शन बैंड ऊपर होता है। तो यहाँ पर ये जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, इसी को क्या बोला जाता है, फोरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो वैलेंस बैंड है इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कंडक्शन बैंड खाली भी रह सकता है। तो किसके केस में खाली रहता है, इंसुलेटर के केस में खाली रहता है, कंडक्टर के केस में एक दूसरे को ओवरलैप करता है और सेमीकंडक्टर के केस में बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ये अभी अगले स्लाइड में आएगा ये। तो देखो फोरबिडन एनर्जी गैप के बारे में सब चीज पढ़ लो। पहला पॉइंट है, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। यानी फोरबिडन एनर्जी गैप क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप है। आगे है दूसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
forbidden energy gap because free electron cannot exist in this gap, यानी इस गैप में फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्ड पॉइंट देखो, width of forbidden energy gap depend upon the nature of material, यानी मटेरियल जैसा रहेगा, जैसे कॉपर है तो कॉपर का फोरबिडन गैप कुछ और होगा, मान लो कि प्लास्टिक है उसका फोरबिडन गैप कुछ और होगा, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है फोरबिडन एनर्जी गैप। फोर्थ पॉइंट है विथ इज मोर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब हर एक एटम का अलग अलग न्यूक्लियस होता है, तो उसके कारण इसका जो अटैचमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। आगे है विथ ऑफ फोरबिडन एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग जानते कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। आगे है एज टेम्परेचर इंक्रीज फोरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज, याद रखना टेम्परेचर और फोरबिडन एनर्जी गैप में क्या रिलेशन है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो फोरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से फोरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। तो इतनी सी बात थी आपका, तो आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है और फोरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। एक बार इसको दिमाग में पिक्चर को बैठा लो, ये वैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीच का जो गैप है वो फोरबिडन एनर्जी गैप है। टेम्परेचर बढ़ाओगे फोरबिडन एनर्जी गैप कम हो जाता है। वैलेंस बैंड क्या होता है जो बताया उसको माइंड में रिकॉल करो। वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पूछेगा कि दोनों में से कौन सा बैंड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो कंडक्शन बैंड में नहीं होता है। किसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेजेंट होता है, तो आपका वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतनी बात के बाद हम लोग देखो अब आ गया ये एनर्जी गैप किसका है, ये कंडक्टर का है, ये आपका सेमीकंडक्टर का है और ये किसका है, इंसुलेटर का है। तो कंडक्टर का जो एनर्जी बैंड गैप होता है, इसमें देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप करने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, इसलिए बोला जाता है कि कंडक्टर जो होता है गुड कंडक्टिविटी होता है, वो करंट को इजिली पास कर देता है क्योंकि इसमें करंट जो इलेक्ट्रॉन है भरपूर मात्रा में होता है। सेमीकंडक्टर के केस में एग्जाम्पल भी देख लो, कॉपर हो गया, फेरस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, आपका कंडक्टर का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैल्वेनियम ऑक्साइड एक्सेट्रा आएगा। तो इसमें एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो इसमें देखो, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन है, इसमें एनर्जी गैप कम है, तो जैसे ही टेम्परेचर दोगे ना तो इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, इसलिए सेमीकंडक्टर को कंडक्टर की तरह बिहेव करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका इंसुलेटर है उसके बीच में एनर्जी गैप आपका बहुत ज्यादा होता है। तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर कितना भी दोगे इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें नहीं जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि इंसुलेटर जो है आपका बैड कंडक्टर होता है। समझ में आ गया होगा। तो एक बार इस एनर्जी गैप को देख लो, किसके बीच में कितना एनर्जी गैप है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देख लो, कंडक्टर के केस में ओवरलैप करेगा, सेमीकंडक्टर के केस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। देखो एक बार, सबको याद हो गया। अगर आपसे कहेगा कि कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप कितना होता है तो क्या बताओगे, कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप कितना होता है तो क्या बताओगे, 0। ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप होता ही नहीं है इसलिए। चलो अब आगे आते हैं, तो आगे की पॉइंट में याद रखना, कार्बन का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन को बोला जाता है कि वो ज्यादा इंसुलेटर है कार्बन। उसके बाद सिलिकॉन का होता है, उसके बाद जर्मेनियम का होता है। तो एनर्जी गैप का ये सीक्वेंस आप याद रखना, कार्बन का ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर आता है। तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स का होता है, पहला होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के केस में आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम आ जाएगा। तो बोल रहा है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब 0 केल्विन
conduction band of semiconductor is completely empty and the semiconductor behave as an insulator। यानी 0 केल्विन पे आपका जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ये जो भी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये सारा स्टेटमेंट मतलब प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। 0 केल्विन पे आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी होता है। अब आगे आ जाओ। एज टेम्परेचर इंक्रीज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्वायर थर्मल एनर्जी टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड ड्यू टू ब्रोकेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी एग्जाम में पूछ रखा है कि ऐसा क्यों होता है, कोवैलेंट बॉन्ड की तरह वजह से होता है। यानी देखो 0 केल्विन पे है तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कंडक्शन बैंड क्या है, खाली है। अब तुमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने के कारण जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो किधर चला जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाएगा। तो आगे आ जाओ, वही चीज लिखा हुआ है। व्हेन दे लीव द कंडक्शन बैंड they leave behind the deficiency of electron in the valence band। this deficiency of electron is known as holes। इसका कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर देखो ये क्या था, वैलेंस बैंड था और ऊपर क्या था आपका कंडक्शन बैंड था। तो यहाँ पर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर जाएगा तो यहाँ जगह खाली हो गया। तो ये जो जगह खाली हो जाता है वो क्या, उसका मतलब क्या हो गया, वहाँ खाली जगह हो गया। तो खाली जगह को ही क्या बोला जाता है, होल्स बोला जाता है। होल्स बोला जाता है मतलब मान लो कि ये जगह छोड़ दिया तो वहाँ खाली जगह हो गया। तो खाली जगह के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में क्या बोलेंगे, होल्स बोलेंगे। तो होल्स पे कौन सा चार्ज होगा, तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज और होल्स पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वही चीज बोला है। तो याद रखना, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स नंबर Ni के बराबर होगा। एक बार इसको देखो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा। क्या होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो यही है थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। आप लोग जानते हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 4 होते। तो देखो ये सब 4 दिखाया गया है। यही बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया उसमें, तो यहाँ पर क्या बन गया, होल बन गया। ठीक है, इसके बाद आओगे तो सेमीकंडक्टर में आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आएगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स का होता है। रेगुलर क्लास में जो बच्चे पढ़े होंगे उनको सब ध्यान में आ रहा होगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स का होता है। तो पहला है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा आपका क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलेंगे क्योंकि इसमें डोपिंग करवाया जाता है। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोला जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज मिक्स्ड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इम्प्यूरिटी विद वैलेंसी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट मटेरियल द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन और होल्स ड्रास्टिकली चेंज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। कहने का मतलब है डोपिंग 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पेंटावैलेंट डोपिंग और एक होता है आपका ट्राईवैलेंट डोपिंग। तो आप लोग जानते हो कि सेमीकंडक्टर में आपका कौन सा आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ट्राईवैलेंट में जाओगे तो ट्राईवैलेंट का मतलब ही है कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब उससे डोपिंग करवाओगे तो ट्राईवैलेंट से डोपिंग करवाना बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राईवैलेंट का मतलब क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब पेंटावैलेंट से डोपिंग करवाओगे तो उसको क्या बोलोगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप में क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस याद रखना कि डोपिंग करवाने का मतलब है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। डोपिंग 2 प्रकार से करवाया जाता है। अगर पेंटावैलेंट से करवाए तो एन टाइप, ट्राईवैलेंट से करवाए तो पी टाइप। ये सब आगे अभी आएगा जो कि मैं पहले ही बता दिया। आ गया देखो टाइप्स ऑफ डोपेंट ऑफ इंप्योरिटी ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब क्या है, पी टाइप। अब पी टाइप मतलब ट्राईवैलेंट का मतलब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे। पीरियोडिक टेबल में आलू बैगन गाजर इन थैला, यानी वो क्या है, ट्राईवैलेंट है। ट्राईवैलेंट में क्या आ जाएगा, बोरोन एल्युमिनियम इंडियम गैलियम। यानी अगर इससे डोपिंग करवा रहा है तो आपको कौन सा सेमीकंडक्टर बोलोगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलोगे। और यहाँ पर पेंटावैलेंट है एन टाइप, इसका मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, विस्मत, ये सब क्या है आपका पेंटावैलेंट डोपिंग है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ट्राईवैलेंट क्या होता है, पेंटावैलेंट क्या होता है, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, उसको मैंने क्या किया, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर दिया। तो पेंटावैलेंट में बताओ अभी कौन कौन से एलिमेंट का नाम लिया था, तुम लोग में से कोई बताओ रे, पेंटावैलेंट में क्या क्या नाम लिया था अभी, क्या मालूम,
मेरे को पूछने में भी शर्म आता है तुम लोगों से। एक बार देख और देख के बता, पेंटावेलेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है? अरे पढ़ने तो आता होगा, ऐसे ही नीट का तैयारी करने आ गए। पढ़ के बता, पेंटावेलेंट में क्या है? आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, बिस्मथ है। पेपर में दे देगा कि इसमें से एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए किससे डॉपिंग करवाए, तो आपको ये चारों नाम याद होना चाहिए। तो बताओ, यहाँ पर पेंटावेलेंट डॉपिंग है, तो पेंटावेलेंट डॉपिंग में आप बता कौन सा एलिमेंट लेंगे? अरे चार था, चारों में से कोई एक नाम बोल दो। फास्फोरस या आर्सेनिक, गुड। तो यही तो पूछ रहा हूँ। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में क्या आ जाएगा? फास्फोरस या आर्सेनिक। तो ये क्या बना देगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो यहाँ पर लिखा भी है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब देखो इसमें क्या होगा, ये सारे पॉइंट अब इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अरे ये चैप्टर ऐसा है कि बायोलॉजी से आसान है, अगर बच्चे ध्यान से पढ़ोगे तब। मैं तो कह रहा हूं कि 4 क्वेश्चन इसका गलत करके आ ही नहीं सकते तुम। मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, देखो मेजोरिटी याद है तो माइनॉरिटी आपका होल्स हो जाएगा। मेजोरिटी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन है तो माइनॉरिटी अपने आप होल्स आ जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी एन टाइप हो या पी टाइप हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। डोनर एनर्जी लेवल लाई जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, क्या बोल रहा है? कंडक्शन बैंड। ऊपर क्या था? ये आपका था कंडक्शन बैंड और ये आपका क्या था? वैलेंस बैंड। अब कह रहा है कि जो आपका डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के पास होगा। देखो बीचों बीच होता है, उसको फोरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। लेकिन जब आपका एन टाइप होगा तो कंडक्शन बैंड के नीचे आपका क्या होगा? डोनर एनर्जी लेवल होगा। तो ये अपने माइंड में रखना। एक बार देखो इसको, क्या मेजोरिटी होता है, क्या माइनॉरिटी होता है, ये सब पढ़ो एक बार। सबने पढ़ लिया? पढ़ लिए सब लोग? एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन होगा, माइनॉरिटी आपका होल्स होगा। जो आपका डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होगा, इतना दिमाग में रखना। और एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बोल रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। लेकिन याद रखना एन टाइप और पी टाइप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जहां पर ये ऑप्शन दिया होगा उसी को टिक करोगे। तो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड स्ट्रक्चर। देखो जो मैं बता रहा था वही है। ये आपका क्या है? डोनर एनर्जी लेवल। तो ये देखो इसके ऊपर है ना, यानी कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे है। अब इसमें देखो ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसमें फास्फोरस से डॉपिंग करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इसलिए मेजोरिटी चार्ज कैरियर इसमें आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट अगर आते हो, हाँ ये सब भी सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज्यादा है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई ज्यादा है, आई एस से कंडक्टिविटी सिग्मा क्या होगा? एन ई म्यू ई ई ई। इस पे आपका न्यूमेरिकल आएगा लेकिन कभी पूछा नहीं है। लेकिन ये 2 पॉइंट याद रखना कि आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ होल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब आ जाओ एन टाइप के बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर में सब चीज उल्टा कर दो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। तो बता, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो आखिर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा इसमें? उसके नीचे लिखा हुआ है, पढ़ के बता कौन सा एलिमेंट आ जाएगा। अब तू कहेगा सर मेरे से ही बार बार पूछ रहे हैं, अल्तमस बता कौन सा एलिमेंट आएगा। हाँ, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। देखो तुम लोग बोलते रहोगे तो मेरे को भी तो अच्छा लगेगा ना कि तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। नहीं भी आता है तो जो पूछ रहा हूँ इजी वही चीज बोलो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने का मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर अब क्या हो जाएगा? होल्स हो जाएगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, अगर मेजोरिटी होल्स है तो माइनॉरिटी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। देखो वही चीज लिखा होगा, पी टाइप इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस पॉइंट पे जोर दो, बहुत बार पूछा है।
पी टाइप इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉट पॉजिटिवली चार्ज, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट एबव द वैलेंस बैंड। उसमें क्या था, कंडक्शन बैंड से नीचे था, और इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, तो जस्ट वैलेंस बैंड से ऊपर होगा इसका एनर्जी लेवल। समझ में आ गया? तो ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक बार देखो। हाँ, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, शर्माओ मत, ऐसे सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो मैंने बोला था कि ये आपका क्या है, ऊपर वाला क्या होता है, कंडक्शन या वैलेंस, कंडक्शन, और नीचे वाला वैलेंस। तो वैलेंस से ऊपर क्या आ गया आपका, पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल आ गया। अब देखो पी टाइप में सिलिकॉन और जर्मेनियम है, बोरोन और एल्यूमिनियम से डोपिंग करवा दिया, तो डोपिंग करवाएगा तो इसमें होल्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखना नंबर ऑफ होल्स, पी टाइप की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो होल्स ज्यादा है तो करंट जो होल्स से, करंट जो होगा होल्स की वजह से ज्यादा होगा, ये आप याद रखना। अब आ जाओ, अब हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर पर लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर पर लिया, अब दोनों को मैं क्या करूंगा, मिला दूंगा। तो मिलाने से क्या बनेगा, पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। तो देखो ये पी रीजन है और ये एन रीजन है, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ये पी रीजन है तो पी रीजन में मैं किससे पूछूं, दूसरा बताओ, पी रीजन में होल्स ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा? बहुत अच्छा। अगर एन रीजन है तो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा या होल्स ज्यादा होगा? इसरत, इलेक्ट्रॉन, गुड, ऐसे ही याद रखना है। तो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, इधर होल्स ज्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जब मिलाओगे तो होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलना चाहेंगे। तो देखो डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो कह रहा है ड्यू टू डिफ्यूजन न्यूट्रली ऑफ बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टाइप सेमीकंडक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ए लेयर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन अपीयर नियर द जंक्शन इन द पी क्रिस्टल एंड ए लेयर ऑफ पॉजिटिव आयन अपीयर नियर द जंक्शन इन एन क्रिस्टल। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझो, इधर आपका क्या था, होल्स था, तो ये जंक्शन बना के देगा माइनस का, और इधर इलेक्ट्रॉन था तो ये पॉजिटिव जंक्शन बना देगा। तो इसी को बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल बोला जाता है। तो लिखा हुआ है द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज 1 माइक्रोन यानी 10⁻⁻⁻⁶ मीटर, यानी डिप्लेशन लेयर का जो थिकनेस होता है बहुत ही कम होता है। कितना कम होता है, तो 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। अब विड्थ ऑफ डोपिंग लेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, विड्थ ऑफ डोपिंग लेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 में डोपिंग के, यानी अगर डोपिंग बढ़ाओगे तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या होगा, कम होगा। डोपिंग बढ़ाओगे तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या होगा, कम होगा। डोपिंग कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिप्लेशन लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या समझे कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो डिप्लेशन लेयर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायरेक्टली रिलेशन है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से डिप्लेशन लेयर कम होगा, टेम्परेचर कम करने से डिप्लेशन लेयर कम होगा। तो कह रहा है पीएन जंक्शन डायोड इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर इन विच द डिप्लेशन लेयर एक्ट एज ए डाइइलेक्ट्रिक। इस पॉइंट को याद करना है तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। द पीएन जंक्शन डायोड इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर इन विच द डिप्लेशन लेयर एक्ट एज ए डाइइलेक्ट्रिक। आप लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे, याद है? कैपेसिटर भी क्या होता था, इधर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर आपका निगेटिव निगेटिव, तो वैसा ही कैपेसिटर का ये फॉर्मेशन हो गया है। तो डिप्लेशन लेयर आपका कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा, अगर एग्जाम में पूछे तो बता देना। नेक्स्ट है आपका बैरियर पोटेंशियल। तो द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। यानी जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होगा और सिलिकॉन के लिए कितना होगा, 0.7 वोल्ट होगा। तो बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम के लिए कितना है और सिलिकॉन के लिए कितना है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर है आपका डिफ्यूजन करेंट। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब डिफ्यूजन करंट क्या होता है, तो डिफ्यूजन करंट कंसंट्रेशन की वजह से फ्लो करता है और ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, कंसंट्रेशन, और ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, ड्रिफ्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। तो देखो ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और ड्रिफ्ट करंट क्या है, ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये दोनों पॉइंट आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है।
डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी और ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी। अब सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन क्या होता है, देखो और ये सिंबल है तो इधर होता है पी और इधर होता है एन, तो ये पीएन जंक्शन डायोड का क्या है, सिंबल है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार ये याद करो, ये याद करो, ये दोनों पॉइंट याद करो, ये सिंबल याद करो जल्दी से फटाफट। आज पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कल इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। किसी को कोई डाउट? जर्मेनियम का याद हो गया कितना था, जर्मेनियम का कितना था 0.3, सिलिकॉन का कितना था 0.7। गुड। अब आ जाओ, अब देखो बायसिंग होता है तो दो टाइप का बायसिंग होता है, आपका होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा क्या होता है रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है, ये आपका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है। तो फॉरवर्ड के केस में याद रखना कि पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और एन टाइप को किससे जोड़ देंगे, निगेटिव टर्मिनल से। अपने माइंड में बोलो दो बार कि फॉरवर्ड बायस होगा तो पी टाइप को मैं किससे जोड़ूंगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को मैं किससे जोड़ूंगा, निगेटिव टर्मिनल से। तो ये आपका बन जाएगा पी टाइप से फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या है, पी साइड इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, जो कि मैंने बता दिया, और एन साइड टू द लोअर पोटेंशियल। फॉरवर्ड बायस अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर इन फॉरवर्ड बायस विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन फॉरवर्ड बायस विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीज। मतलब फॉरवर्ड बायस के केस में डिप्लेशन रीजन का विथ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस याद कर लेते हो तो रिवर्स में उल्टा कर देना। फॉरवर्ड बायस के केस में डिप्लीशन विथ क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट है इफ द अप्लाइड पोटेंशियल, यानी अप्लाइड पोटेंशियल अगर बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हुआ तो फॉरवर्ड करंट इज सेटअप अक्रॉस द जंक्शन, यानी फॉरवर्ड करंट आपका फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये आपका ग्राफ है, ग्राफ देखो, ये है आपका फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में होता है और ये आपका क्या है वोल्टेज। ये सिलिकॉन की ज्यादातर यूज सिलिकॉन का किया जाता है, तो ये सिलिकॉन का वोल्टेज है। तो देखो यहां तक आया, यहां तक आया, जैसे ही इससे ज्यादा हुआ करंट क्या होगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो वही ग्राफ है। तो कट इन वोल्टेज और न्यू वोल्टेज इज द वोल्टेज एट विच करंट स्टार्ट टू इंक्रीज रैपिडली, इट इज द इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल। फॉर जर्मेनियम के लिए अभी याद किए थे 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए कितना है 0.7 वोल्ट। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछेगा, मान लो आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो इतना तो पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में करंट। तो कभी कभी छोटा न्यूमेरिकल बनाएगा तो आपको कहेगा डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालो, अगर चेंज इन वोल्टेज और करंट इतना है तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। एक बार देखो जो जो पॉइंट बताया, एक बार देखो फॉरवर्ड बायस के केस में सारे पॉइंट को देखो एक बार जल्दी से, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। वाह, आतिफ याद कर रहा है। फॉरवर्ड बायस में पी को जोड़ेंगे प्लस से, एन को जोड़ेंगे माइनस से। हाँ ऐसे ही पढ़ा कर, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में पी को जोड़ेंगे प्लस से, एन को जोड़ेंगे माइनस से। भूल जाओ तो पी का मतलब प्लस तो प्लस, समझ गए, एन का मतलब माइनस तो माइनस। डिप्लीशन विथ का क्या होगा हाल, डिप्लीशन विथ कम होगा कि ज्यादा होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात याद रखिएगा। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई होता है। आज मेरी क्लास को बहुत गौर से सुन रहे हो आप लोग, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अब आ जाओ बायसिंग में रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस को आप उल्टा कर दो, यानी फॉरवर्ड बायस में मैंने पी को किससे जोड़ा था, बोला बताओ पी को किससे जोड़ा था, प्लस से। तो इसमें किससे जोड़ेंगे, माइनस से, और एन को मैं किससे जोड़ूंगा, प्लस से। तो रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी एक याद करो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है पी साइड इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल एंड एन साइड इज हायर पोटेंशियल विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर। वहां क्या हो रहा था, कम हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिखा हुआ है विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर नो करंट फ्लो, याद रखना रिवर्स बायस के केस में करंट कभी भी फ्लो नहीं होता है, फॉरवर्ड बायस के केस में ही आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। नो करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ए स्मॉल करंट इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर एग्जिस्ट ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये आपका रिवर्स बायस का ग्राफ है। तो ये ग्राफ क्या है, इधर देखो, यहाँ तक ऐसे आएगा और नीचे थोड़ा ऐसे फ्लो कर जाएगा। इस ग्राफ को चाहो तो अपने माइंड में रख सकते हो, नहीं तो ये जितनी बातें बताया ये अपने माइंड में एक बार बैठाओ।
देखो फॉरवर्ड बायस के केस में करंट मिली एम्पियर में था और रिवर्स बायस के केस में करंट किस में है, माइक्रो एम्पियर में। समझ में आ गया। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है। डिप्लीशन विद फॉरवर्ड बायस में कम होता है, रिवर्स बायस में ज्यादा होता है। सबको याद हो गया होगा। ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो द रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन ऑफ सेमीकंडक्टर अकर, एग्जांपल जर्मेनियम के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज 2.45 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए कितना होगा 3.5 वोल्ट। अब आ गया हो, अब देखो, अब जैसे हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लिया, तो अब डायोड के कुछ स्पेशल टाइप है। ये जेनर डायोड इतना इंपॉर्टेंट है एनटीए वालों का कि जेनर डायोड से हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। कभी कंसेप्चुअल पूछेगा, कभी न्यूमेरिकल पूछेगा, कभी कुछ भी पूछ सकता है। तो जेनर डायोड को अच्छे से समझिएगा। पहले देखो ये जेनर डायोड है, तो जेनर डायोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो अगर सिंपल ऐसे रहेगा तो ये आपका क्या था, पीएन जंक्शन। इधर पी था कि एन था, इधर पी था और इधर क्या था, एन था। तो जेनर डायोड को मतलब जेड जानते हो ना, ये देखो जेड ही बनाया है। तो जेनर डायोड का ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जेनर डायोड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है और पेपर में छपने वाला लिखा हुआ है, इसलिए समझो। जेनर डायोड का रिप्रेजेंटेशन समझ गए। इसमें हेवली डॉप पीएन जंक्शन डायोड होता है, मतलब इसमें ज्यादा हेवली डॉप किया जाता है। कैन नॉट बी डैमेज बाय हाई रिवर्स करेंट, ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो कितनी बार तो पेपर में यही पूछ लिया है कि जेनर डायोड किस कंडीशन पे काम करता है, तो जेनर डायोड रिवर्स बायस कंडीशन पे काम करता है। जेनर डायोड किस पे काम करता है, रिवर्स बायस के कंडीशन पे काम करता है। नेक्स्ट है आपका कैन ऑपरेट इन कंटिन्यूअसली विदाउट बीइंग डैमेज, मतलब ये बिना डैमेज हुए कंटिन्यूअसली ये काम कर सकता है। कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, कहेगा कि जेनर डायोड का यूज कहाँ करते हैं, तो जेनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेटर में किया जाता है इन द रीजन ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। जेनर डायोड का ये कहानी है, ये ग्राफ है। एक बार इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़ो, सारे पॉइंट को पढ़ो एक बार। मेरे साथ बोलो, जेनर डायोड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रिवर्स बायस कंडीशन पे काम करता है। सबको याद हो गया। रिवर्स बायस कंडीशन पे काम करेगा। इसका यूज क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। आ जाओ आगे। अब देखो जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है, उसका ये डायग्राम दिया है। तो इसमें वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करोगे VS से, तो अप्लाइड वोल्टेज, ये VZ क्या है आपका, जेनर वोल्टेज है। तो यहाँ पर सब चीज़ लिखा हुआ है। अप्लाइड वोल्टेज विल बी डिवाइडेड बिटवीन जेनर डायोड एंड सीरीज रेजिस्टेंस RS। अब वोल्टेज डिवीजन आप लोग पढ़े होंगे, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा, RL में वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा। आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेजिस्टेंस RL विच इज कनेक्टेड पैरेलल टू द जेनर डायोड। यानी देखो ये लोड है RL, इसी को कनेक्ट कर दिया जाता है जेनर डायोड से। देखो ये कनेक्ट किया गया है ना। तो ये आपका जेनर डायोड को कैसे कनेक्ट किया जाएगा सर्किट में, वो बता रखा है। अब जेनर डायोड के बाद कहानी है फोटो डायोड की। तो जेनर डायोड किस प्रिंसिपल के काम करता है, रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है और वोल्टेज रेगुलेटर में यूज किया जाता है। फोटो डायोड रिप्रेजेंटेशन, अगर मान लो ये हटा देता, ये लाइट को हटा देता, तब कौन सा डायोड था। अगर ये मैं लाइट को हटा दिया तब कौन सा डायोड था, पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड में लाइट को दिखाया तो ये क्या बन गया, फोटो डायोड। जेड बनाएंगे तब तो जेनर डायोड आएगा, समझ गए। तो देखो ये आपका सर्किट है, पी साइड एन साइड। सर्किट को देख के बताओ कि क्या ये रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है। रिवर्स है, सबको समझ में आ गया होगा। रिवर्स है, पी साइड को छोड़, देखो लोअर पोटेंशियल से कंबाइंड किया है और एन साइड को हायर पोटेंशियल से कंबाइंड किया है। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि फोटो डायोड भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रिवर्स बायस कंडीशन पे काम करता है। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्पेशल टाइप ऑफ फोटो डिटेक्टर, मतलब इसका यूज कहाँ किया जाता है, फोटो डिटेक्टर में इसका यूज किया जाता है कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। जैसे जेनर डायोड रिवर्स बायस में था तो ये भी रिवर्स बायस में काम करेगा। पीएन जंक्शन इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए फोटो सेंसिटिव कंडक्टर एंड प्रोवाइडेड विद ट्रांसपेरेंट विंडो। अब देखो इसमें ये सब दे रखा है, आप लोग पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि लेमडा एंगस्ट्रॉन में कैसे निकालते थे, 12,400 अपॉन में EG
पढ़े थे ना, तो वही चीज यहाँ पर है। लेमडा कैसे निकालेंगे ये सब है। अब देखो आप लोग ये भी पढ़े थे, याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही चीज है, करंट के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ता है, तो वही चीज ये दिखाया गया है। I4 ज्यादा है, I3 ज्यादा है, I2 ज्यादा है, I1 कम है। फोटो करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी, यानी जो वहां पढ़े थे वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो फोटो डायोड के बारे में मोटा मोटी बातें क्या याद रखोगे, उसका सिंबल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, काम कहाँ यूज होता है, और इसका ग्राफ अगर याद करना है तो याद कर लो। ये वाला पॉइंट याद रखना कि फोटो करंट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। तो देखो फोटो डायोड था तो आ रहा था, लाइट इमिटिंग डायोड होगा तो क्या होगा, जाएगा। यानी एलईडी जानते ना, एलईडी को ही बोला जाता है लाइट इमिटिंग डायोड बोला जाता है। रिप्रेजेंटेशन याद कर लो दिमाग में कि इसका सिंबल ये है। अब ये क्या है, हेवली डॉप्ड शुड बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। तो देखो इसके पहले वाला जो आपका था वो किस पे काम कर रहा था, रिवर्स बायस पे, लेकिन एलईडी आपका किस पे काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस पे। तो याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी। मतलब ये क्या, देखो ये भी क्या है, एलईडी का ही एग्जांपल है। मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, लाइट एनर्जी में, ठीक है। रिकम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर एट डिप्लीशन लेयर रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जो कि मैंने बता दिया। अब चॉइसेस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन एलईडी। तो लेमडा जो मतलब एलईडी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज है, एक बार पढ़ लो। लेमडा ऑफ विजुअल लाइट रेंज कितना होना चाहिए, यानी विजुअल विजन में उसका वेवलेंथ होना चाहिए 400 से 700। टू इमिट विजुअल लाइट मिनिमम बैंड गैप कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट यानी गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट का 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसका कलर कैसा होता है, रेड लाइट होता है। और गैलियम आर्सेनाइड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कैसा होता है, इंफ्रा होता है। आप लोगों ने ऐसा जरूर एलईडी देखा होगा, देखे हो ना, दिवाली वाली के टाइम पे ऐसा ही एलईडी लगाया जाता है घरों पे, है ना, किसी भी फेस्टिवल में ऐसा ही एलईडी लगाया जाता है। तो एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड का मतलब निगेटिव टर्मिनल। ये आपके रंग बिरंगे एलईडी है, और ये एलईडी का क्या है, सिंबल है। समझ गए क्या अच्छे से, अच्छी बात है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने 3 डायोड पढ़ा, कौन कौन सा पढ़ा, जेनर डायोड, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। और अब है आपका सोलर सेल। सोलर सेल का नाम सुने होंगे, तो सोलर सेल में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसमें याद रखो कि इसमें कोई बायस नहीं होता है। जैसे बाकी सब में रिवर्स या फॉरवर्ड होता था, सोलर सेल में क्या रहेगा, अनबायस्ड रहेगा। चार्ज कैरियर आर फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन डिप्लीशन रीजन। ये ग्राफ किसी ना किसी ईयर में पूछा है, तो याद कर लो कि सोलर सेल का ग्राफ कैसा होगा, करंट है और इधर क्या है, वोल्टेज है। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, बस दिमाग में बैठा लो एक बार, ठीक है। बस ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि ये अनबायस्ड होता है। पी साइड बिकम्स पॉजिटिव, एन साइड बिकम्स नेगेटिव, गिविंग राइज टू फोटो वोल्टेज। व्हेन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड फोटो करंट IL फ्लो थ्रू द लोड। तो वही करंट फ्लो हो रहा है, ये देख लो एक बार। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जेनर डायोड, उसके बाद क्या पढ़ा था, फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल। उसके बाद आ जाओ, आपका आ जाएगा रेक्टिफिकेशन। तो देखो अब आपका 2 टाइप का रेक्टिफायर होता है, एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, बोलो, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो मान लो कि घरों में ये आप लोग जानते हैं कि एसी सप्लाई आता, तो देखो ये आपका क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर ये सब लगा रहता है। तो यही चीज लिखा हुआ है, रेक्टिफाइज half of the AC wave in positive half cycle diode is forward biased and output signal is obtained in negative half cycle diode is reverse biased, output signal is not obtained। आप लोग पढ़े थे कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, सदब समझ में आ गया, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। तो देखो ये आपका इनपुट है, तो एसी आप जानते थे ना, एसी में डायरेक्शन चेंज होता है,
है तो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ तो इनपुट में प्लस माइनस, तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव साइकिल देगा, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। निगेटिव वाला को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, निगेटिव वाले को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो देखो ये डीसी बन गया ना, डीसी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, डीसी में प्लस प्लस ही रहता है, समझ में आ गया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आओगे तो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता था, समझो ये निगेटिव को ब्लॉक कर दे रहा था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, निगेटिव को भी पॉजिटिव बना के देगा। तो वही चीज देखो, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। अब ये क्या करेगा, निगेटिव को क्या किया, प्लस बना दिया, निगेटिव को क्या किया, प्लस बना दिया। उसमें वैसा कनेक्शन किया जाता है ताकि वो रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में आकर इसको भी कन्वर्ट कर दे डीसी में। तो इसको बोलते हैं रिपल डीसी। इसको क्या बोलते हैं, रिपल डीसी। रिपल डीसी का मतलब होता है कि एक बार बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। रिपल शब्द कब हट जाता, जब सिर्फ कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता। तो रिपल डीसी क्या होता है, समझ में आ गया सबको, बोलो यस सर। अरे इतना चिल्ला रहा हूं, कम से कम रेस्पॉन्स तो दो, आप लोगों के लिए चिल्ला रहा हूं। अब है ब्रिज रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर कर लिया, फुल वेव रेक्टिफायर कर लिया। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज किया जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज किया जाता है। लेकिन अगर ब्रिज रेक्टिफायर होगा तो उसमें कितने डायोड यूज करेंगे, बोलो बच्चों, 4 डायोड। तो आपसे पूछेगा डायोड के बारे में कि हाफ में कितना यूज करते, फुल में कितना यूज करते। जेई ने एक बार पूछा था ऐसे मिलाने के लिए, देखो ऐसे मिलाने के लिए लिया था, यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, इधर लिख दिया था डायोड कितना यूज करेंगे, 1, 4, 2 और मिलाना था कि कितना करेगा, तो मालूम रहेगा तभी तो मिलाओगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर 4, देखो लिखा है 4 डायोड, एंड ये फुल वेव रेक्टिफायर का ही काम करता है। तो यही सब दिया है। फिल्टर सर्किट क्या होता है, फिल्टर सर्किट होता है, देखो एसी क्या, एसी को रेक्टिफायर क्या किया, रिपल डीसी बनाया, और रिपल डीसी को फिल्टर क्या करेगा, प्योर डीसी बनाएगा। समझो प्योर डीसी का मतलब, देखो ये आपका रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का काम क्या है, ये एसी आ रहा है उसको डीसी बना रहा था। कैसे बना रहा था, देखो बच्चों ऐसे बना रहा था, बोलो कि यस सर, ऐसे ही बना रहा था, प्लस प्लस था। अब फिल्टर लगाने से क्या हुआ, फिल्टर लगाने से जो रिपल था उसको क्या कर दिया, प्योर डीसी कर दिया। प्योर डीसी का मतलब देखो ऐसे गया, पूरी तरह से तो प्योर नहीं है, पूरी तरह से प्योर आता तो सीधा जाता, लेकिन रिपल डीसी से इसने क्या कर दिया, प्योर डीसी बना दिया। तो फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर का काम होता है रिपल डीसी को प्योर डीसी बनाना, ठीक है। तो ये समझ में आगे हो गया। अब आ गया आपका फेवरेट टॉपिक बुलियन लॉजिक। तो एक बार इसको देखो ताकि मैं थोड़ा रेस्ट लेके बोलूं। ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में देखो, इसके बाद वाला जो टॉपिक है लॉजिक गेट, 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। और मेरे संडे वाले पेपर में खुद 13 या 14 क्वेश्चन इससे रहेंगे जो अब मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए उसको ध्यान से सुनना है। हाँ देखो, आप लोग कहते हैं ना कि फिल्टर, ये जो छोटा चीज लिखा हुआ है नीट 2023 में ही पूछ लिया था कि फिल्टर का काम क्या है, तो नीट का कोई भरोसा नहीं वो कहाँ से पूछे। इसलिए देखो आप लोग पेपर देकर आओगे ना, जितना मैं स्लाइड दिया हूँ ना यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये चीज यहाँ पर है। तो देखो यहाँ नीट 2023 में पूछा था कि फिल्टर का काम क्या है, तो फिल्टर क्या करता है, रिपल डीसी को प्योर डीसी बनाता है। फिल्टर क्या करता है, रिपल डीसी को प्योर डीसी बनाता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को मतलब रिपल डीसी में कन्वर्ट करता है। चलो अब आ जाओ, जो भी टाइम बचा है उसमें आप बुलियन लॉजिक पढ़ेंगे। तो बुलियन लॉजिक का कंसेप्ट समझो, अगर ए और ए को जोड़ते हो तो क्या आएगा, ए आएगा, 2a मत कर देना। ए को जोड़ोगे तो क्या करोगे, 2a मत करना। देखो बुलियन लॉजिक में 0 और 1 का कंसेप्ट होता है, या तो 0 लोगे या तो 1 लोगे। उसके बाद समझना कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है, 0 और 1 के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो अगर सेम रहेगा तो सेम ही आएगा। जैसे आपसे बोला जाएगा 0 + 0 बताओ तो क्या बताओगे, 0। अगर मैं कहूँगा 1 + 1 बताओ तो क्या बताओगे, 1। 2 मत बोल देना, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, a + a होगा तो a आएगा। अगर a.a होगा, सेम से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो a आता। कान खोल के सुन लो रे, क्वेश्चन कल करवाऊंगा तो ये सब आएगा उसमें। a + 1 होगा तो 1 है तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई में 1 है तो a आएगा। देखो प्लस में 1 है तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई में a × 1 है तो a आएगा। इसका मतलब अगर a को 0 × 1 करोगे तो 0 आएगा, 1 × 1 करोगे तो 1 आएगा। तो a की जो वैल्यू ले रहे हो वही आ रहा है ना, इसलिए a हो जाएगा। प्लस के केस में a + 0 a होगा, a × 0 0 होगा, a.a बार का मतलब 0 होगा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और a + a बार कितना होगा, 1 होगा। a
डॉट ए बार 0, ए प्लस ए बार 1। अब आ जाओ ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है कि ए प्लस बी पे होल बार है तो क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे और दोनों पे अलग अलग बार दे देंगे। ए डॉट बी पे होल बार है तो देखो डॉट है तो डॉट क्या बन जाएगा, प्लस, और ये बार दोनों पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एक बार माइंड में बैठाओ इसको, एक बार इसको देखो और जो चीज नहीं समझ में आया पूछो। प्यार से देखिएगा और दिमाग में बैठाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। समझो ये क्वेश्चन करने का ABCD है, समझे अल्तमस? समझे नहीं समझे? समझ रहे हो? ठीक, एक बार पढ़ लीजिएगा घर पे इसको। डी मॉर्गन्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है और ये जितनी बातें हैं सब इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाओ, ये बुलियन लॉजिक था, उसके बाद आपका लॉजिक गेट आता है। तो देखो लॉजिक गेट में आपका होता है प्रिंसिपल गेट्स, प्रिंसिपल गेट में आपका और एंड और नॉट गेट आ जाता है। यूनिवर्सल गेट होता है जिसमें नैंड और नॉर आ जाता है, और एक होता है स्पेशल पर्पस गेट जिसमें आपका एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट आ जाता है। तो सब गेट के बारे में अब अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला है और गेट। तो और गेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एडिशन प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी और गेट में क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। और गेट का सिंबल देख लो, और गेट का सिंबल ऐसे है, ये थोड़ा झुका रहता, यानी आप ये अगर मैं ऐसे बना रहा हूं तो बताओ ये कौन सा दर्पण है, कौन सा मिरर है। हाँ, अब कहोगे कि सर इसमें आप पेंट किधर से कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अब बताओ कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव हो गया। अगर बाहर से कर देते तो कॉनकेव होता। तो और गेट में याद रखना ये सिंबल होता है। अब ये क्या होता है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का मतलब इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा। तो देखो अभी बताए थे 0 0 दे रहे हो तो क्या आ जाएगा 0, 0 1 दे रहे हो तो क्या आ जाएगा 1, 1 0 क्या आएगा 1, और 1 1 क्या आएगा 1। ये कहाँ से आया, जो ऊपर समझाया वहीं से आया। तो ये एडिशन वाला प्रिंसिपल है तो एडिशन से आया। अब आगे समझो, ये आपका क्या है, सर्किट सिंबल। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सर्किट सिंबल का मतलब ये आपका बल्ब है। तो जब देखो 1 1 पे ही 1 देगा, 1 का मतलब होता है इसको बंद करना, तो बंद करोगे। देखो 0 का मतलब स्विच ओपन होता है और 1 का मतलब स्विच क्लोज होता है। तो जब मान लो कि इसको 0 और 0 दे रहे हो तो दोनों क्लोज है तो एलईडी ग्लो नहीं होगा। तो एलईडी ग्लो नहीं होने का मतलब 0, बल्ब ग्लो नहीं होने का मतलब 0। मान लो कि एक को 0 और दूसरे को 1, यानी इसको खुला रखते हो इसको बंद करते हो तो करंट ये रास्ते से चला जाएगा और एलईडी को क्या करेगा, ग्लो करवा देगा। तो सर्किट सिंबल आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, और गेट के बारे में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, रेगुलर क्लास में अच्छे से पढ़े थे आप लोग। एंड गेट, अब एंड गेट का ये सिंबल है, ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ये याद रखना, ठीक है। अब इसका लॉजिक सिंबल है, इसका सिंबल देखो, यानी ये 1 1 पे ही 1 देगा क्योंकि 1 1 पे ये क्लोज होगा, करंट जाएगा। अगर एक को खुला रखोगे एक को बंद रखोगे, सर्किट क्लोज नहीं होगा, करंट जाएगा नहीं, बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो ये आपका हो गया क्या, एंड गेट। एंड गेट के बाद आपका नॉट गेट है, इसको कंप्लीमेंट्री सर्किट भी बोलते हैं। तो ए है, बस इसका उल्टा कर देगा, मतलब 1 दोगे तो 0 कर देगा, 0 दोगे तो क्या कर देगा 1 कर देगा। तो वाई मतलब ए पे बार, ए को आपने 0 दिया तो इसको क्या कर दिया 1 कर दिया, 1 दिया तो इसको क्या कर दिया 0 दे दिया। वोल्टेज सोर्स देखो 0 दे रहे हो तो 0 देने का मतलब सर्किट क्या है, सर्किट ओपन रहेगा। तो 0 देने का मतलब देखो ये खुला है तो करंट तो ऐसे चला गया ना, तो बल्ब ग्लो हो गया। 1 देने का मतलब सर्किट क्लोज कर दिए, तो सर्किट क्लोज करोगे तो करंट इधर से ही चला जाएगा, इधर पहुंचा ही नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये आपका कौन सा गेट खत्म कर दिया मैंने, प्रिंसिपल गेट। प्रिंसिपल गेट में क्या आएगा, और गेट आएगा, एंड गेट आएगा और नॉट गेट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, एंड गेट, नॉर गेट, ये सब पढ़ लिए। अब आ गया नैंड गेट। नैंड गेट आपका कौन से गेट का टाइप है, यूनिवर्सल गेट का टाइप है। यूनिवर्सल गेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसा गेट है जिससे सारे गेट को बनाना पॉसिबल है। तो नैंड गेट आपसे पेपर में पूछेगा कि यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है, तो क्या बताओगे, नैंड गेट और नॉर गेट। तो ये आपका क्या है, नैंड गेट है। तो ये देखो नैंड गेट का ये सिंबल है। एंड गेट पढ़े थे ना, उसमें बबल लगा दो तो वही नैंड गेट बन जाता है। यानी एंड गेट का बबल लगाओगे तो नैंड गेट बनेगा। सिंबल क्या है, उसमें ए डॉट बी था, बस बार लगा दो। तो अगर एंड गेट याद है तो नैंड गेट भी याद
रखेगा रहेगा, 0 0 वहाँ क्या हो रहा था, 0 0 वहाँ 0 हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा 1, वहाँ 0 1 क्या हो रहा था 0, यहाँ क्या होगा 1, वहाँ 1 0 0 हो रहा था, यहाँ क्या आ जाएगा 1, मतलब उसका उल्टा कर दो, ठीक है। उसके बाद है आपका नॉर गेट। तो नॉर गेट के केस में क्या है, नॉर गेट में देखो, और गेट में बबल्स लगा दो तो ये नॉर गेट बन जाएगा, बबल्स का मतलब ये मार्क लगा दो, तो इनपुट में उसका उल्टा कर दो, 0 0 पे वहाँ क्या था 0, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये सब ऐसे ही रहेगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन इसमें से क्या पूछेगा कि ऐसा कौन सा गेट है जिसके दोनों इनपुट को अगर मैं लो कर दूं तो आउटपुट मेरे को हाई मिले, तो कौन सा गेट होगा। अगर मैं दोनों इनपुट को लो कर दूं तो आउटपुट हाई मिले, ऐसा कौन सा गेट है, बोलवा लिया। अगर दोनों इनपुट को मैंने लो कर दिया तब भी आउटपुट हाई मिल रहा है, ऐसा कौन सा गेट है, नैंड गेट। दूसरा अर्फिन, जाहिर सी बात है, देखो दोनों लॉजिक दोनों इनपुट क्या है, लो है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है 1। तो आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा गेट है जिसका अगर जिसमें इनपुट में 0 0 भी दूं तो आउटपुट क्या मिले 1 मिले, तो कौन सा गेट है, नॉर गेट है। कैसे भी पूछे, कहेगा कि ऐसा कौन सा गेट है जिसके दोनों इनपुट को मैं हाई रखूं तो आउटपुट मेरे को 0 मिले, तो उस केस में क्या याद रखोगे, नैंड गेट। तो तोड़ फोड़ के कैसे भी पूछे, अगर ये सब माइंड में रहता है तो आप याद कर सकते हो। अब आ जाओ एक XOR गेट पे, तो हाँ बोल, यस यस वेरी गुड, 0 0 पे ये भी 1 दे रहा है और 0 0 पे वो भी 1 दे रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछेगा तो वो दोनों ऑप्शन देगा, आपका आंसर सही है। लेकिन वो ऐसा ये कुछ ऐसा पूछ लेगा ना, जैसे ऐसा कुछ ऐसा पूछ लेगा कि अगर ऐसा पूछा तो वो दोनों ऑप्शन देगा, अगर नहीं पूछा तो कुछ ऐसा देगा कि मान लो कि दोनों इनपुट को मैं 1 0 1 कर रहा हूँ, मतलब अलग अलग दे रहा हूँ, तो आउटपुट किसमें क्या होगा 0 होगा, मतलब देख लेना जैसे पूछे, है ना। नेक्स्ट है आपका XOR गेट। तो देखो ये आपका XOR गेट का रिप्रेजेंटेशन है। देखो ये कौन सा गेट है बताओ, अगर मैं इसको हटा दे रहा हूँ तो ये कौन सा गेट है, और गेट, तो ये लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा XOR गेट। तो A और B सिंबल है, तो XOR में क्या कर दोगे A प्लस B ऐसे। उसके बाद XOR गेट का ये ट्रूथ टेबल है, हाँ वो जो क्वेश्चन में वहाँ पूछा था वो यहाँ पूछना चाहिए था, ठीक है। 0 0 पे 0 देगा, 0 1 पे 1 देगा, 1 0 पे 0 देगा, और 1 1 पे 1 देगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वैसा कौन गेट है जिसमें अगर इनपुट दोनों सेम हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, अगर इनपुट दोनों अलग अलग हो तो आउटपुट क्या मिलेगा। देखो इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या मिल रहा है 0, इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाएगा, ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, XOR गेट का। तो XOR गेट का बुलियन एक्सप्रेशन याद रखिएगा, A बार B प्लस A B बार। अब XNOR भी है क्या, XNOR नहीं है, तो XNOR के केस में इसका उल्टा कर देना। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है XOR XNOR, लेकिन पढ़ लो XOR का मतलब ये है, तो XNOR का मतलब क्या हो जाएगा, Y बराबर क्या करोगे A प्लस B पे और इस पे बार लगा देना, तो XNOR हो जाएगा। ऐसे डिटेल क्लास में मैंने XOR और XNOR दोनों पढ़ाया था, ठीक है। तो आज की पूरी क्लास में मैंने हम लोगों ने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। कल जो बच्चे क्लास में अच्छा करेगा, कौन, जो घर पे जाके इसको पढ़ के आएगा, तो कल 25 क्वेश्चन रहेगा और कुछ क्वेश्चन गेट का मैं अलग से करवाऊंगा। तो कल की क्लास में पूरी तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबको समझ में आ गया, बोलो कि यस सर, ठीक है। 2 मिनट और है, 2 मिनट में कहीं भी किसी भी स्लाइड में डाउट है तो बोलो, नहीं डाउट है तो एक बार इसको सिर्फ देख लो लास्ट टाइम। लॉजिक गेट देख लो, लॉजिक गेट में और एंड नॉट, और एंड नॉट, और ये देख लो नैंड नॉर, इसका ट्रूथ टेबल याद कर लो। नीचे करूं, बोलो बोलो कौन सा गेट, किसका सर्किट सिंबल, ये वाला सर्किट सिंबल समझा दूं, ठीक है। देखो समझा रहा हूं, ये आपका कौन सा गेट है, नॉट गेट है ना। तो नॉट गेट के केस में आप जानते हैं कि अगर मैं 1 दूंगा तो ये 0 देगा। तो देखो 0 देने का मतलब, मैं पहले 0 दे रहा हूं समझो, तो 0 देने का मतलब ये खुला ही रहेगा, स्विच खुला रहेगा। तो स्विच खुला है ना, तो मान लो कि यहाँ से करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है तो करंट तो इधर नहीं ना जाएगा, करंट हमेशा मतलब वो रास्ता पकड़ता है जहाँ से सर्किट कंप्लीट हो, तो करंट ऐसे जाएगा। तो आपने लॉजिक क्या दिया 0, मिला क्या 1, तो 1 मिल रहा है तभी तो ये क्या हो रहा है, ग्लो हो जा रहा है।
मतलब आपने 0 दिया 1 मिला तो 1 पे बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। अब आ जाओ दूसरे केस में, अब आप 1 दे रहे हो तो 1 का मतलब क्या, स्विच को क्लोज करना, तो 1 का मतलब स्विच को आपने क्लोज कर दिया। अब करंट ऐसे आएगा तो करंट को ये वाला रास्ता मिल गया ना, अगर करंट को ये रास्ता मिल गया तो अब करंट उधर क्यों जाएगा, करंट अब इस रास्ते से जाएगा, तो उधर तो करंट गया ही नहीं, तो करंट गया नहीं तो इसका मतलब वो क्या हो गया, 0, यानी उस केस में बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। ये चीज समझा रहा था। करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ यानी जो रास्ता कंप्लीट हो उसी को फॉलो करता है। मान लो आपको घर जाना है, अब घर जाने का रास्ता यहां से मिल गया तो आप इस रास्ते को चुनोगी ना, या पूरा ऐसे घूम के जाओगी, नहीं ना, समझ में आ गया। तो वही चीज है करंट के बारे में, तो 1 दोगे तो ये 0 होगा, तो 0 होगा तो यहाँ करंट पहुंचा ही नहीं, तो बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। समझ गई, और कुछ नहीं। तो चलो 10 बज गया, कल हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है।